हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th एआई के पार्ट बी बुक की यूनिट 1 रीविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले सेशन 1 देखते हैं, दैट इज अबाउट एआई प्रोजेक्ट साइकिल। नाउ 9th क्लास में भी आप लोगों ने एआई प्रोजेक्ट साइकिल चैप्टर पढ़ा है, तो इस सेशन में उसी चैप्टर का रिवीजन दिया हुआ है। तो हम क्विकली इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं एंड देखते हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल में हमने क्या क्या पढ़ा था। So first let's understand what is AI project cycle. AI project cycle को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इफ यू टॉक अबाउट AI project cycle, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करता है टू क्रिएट एन AI मॉडल। तो इस फ्रेमवर्क में 6 स्टेप्स दिए हुए हैं, 6 जिनको हम 6 स्टेजेस भी बोल सकते हैं, जिन्हें फॉलो करके हम कोई भी AI प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। इन 6 स्टेजेस में जो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है दैट इज प्रॉब्लम स्कोपिंग, जिसके अंदर हम जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एआई मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम के डिफरेंट पैरामीटर्स को देखते हैं ताकि हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए, उसको समझ पाए एंड देन उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर पाए। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। नाउ प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज डेटा एक्विजिशन, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम ऑथेंटिक एंड रिलायबल सोर्सेस। देन वी मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड स्टेज, दैट इज डेटा एक्सप्लोरेशन। तो जितना भी डेटा हमने इकट्ठा किया है, अब उसको एक्सप्लोर करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके अंदर पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं। और पैटर्न्स फाइंड आउट करने के लिए हम उस डेटा को विजुअलाइज करके भी देख सकते हैं using different visualization techniques, right? Now डेटा एक्सप्लोर करने के बाद, उस डेटा के अंदर पैटर्न्स फाइंड आउट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है दैट इज मॉडलिंग, जिसके अंदर हम मशीन्स को पैटर्न्स लर्न करना सिखाते हैं। तो जो भी पैटर्न्स हमने डेटा एक्सप्लोरेशन स्टेज पर आइडेंटिफाई किए ना, उन्हीं पैटर्न्स को अब मशीन को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं, मशीन को ट्रेन करते हैं, राइट? उसके लिए हम जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स अवेलेबल होते हैं उनको चूज करते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। इफ यू टेक एन एग्जांपल, से आपको ईमेल स्पैम डिटेक्शन मॉडल बनाना है। तो ईमेल के अंदर स्पैम डिटेक्ट करने के लिए ईमेल के अंदर जो भी टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के अंदर कुछ वर्ड्स का पैटर्न्स अगर प्रेजेंट है तो वो बताता है कि इस ईमेल के अंदर स्पैम है, राइट? नाउ इस टाइप के वर्क के लिए वी हैव एल्गोरिथम्स अवेलेबल जो हम इस स्पैम डिटेक्शन मॉडल में यूज कर सकते हैं, लाइक वी हैव नाइव बेस, रैंडम फॉरेस्ट, न्यूरल नेटवर्क, राइट? तो इन एल्गोरिथम्स को हम यूज कर सकते हैं स्पैम डिटेक्शन में। तो हम इस स्टेज में इन एल्गोरिथम्स को चूज कर लेते हैं अपने मॉडल के लिए। इन एल्गोरिथम्स को यूज करके हम अपना मॉडल डिजाइन कर लेते हैं। नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है दैट इज इवैल्यूएशन स्टेज। इस स्टेज में हम ये देखते हैं कि जो भी हमने मॉडल्स चूज किए, जो एल्गोरिथम्स हमने चूज किए, उसमें से कौन सा एल्गोरिथम है जो सबसे बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो जो 3 एल्गोरिथम्स हमने स्पैम डिटेक्शन के लिए सेलेक्ट किए थे, उन तीनों को हम टेस्ट करते हैं कि इन तीनों में से कौन सा मॉडल है जो सबसे हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है, जो सबसे एफिशिएंट है। नाउ लेट्स अज्यूम कि जो नाइव बेस एल्गोरिथम है वो ईमेल स्पैम डिटेक्शन में 95% एक्यूरेसी दे रहा है इन कंपैरिजन टू अदर एल्गोरिथम्स, राइट? तो हम यहाँ पर नाइव बेस एल्गोरिथम को यूज करके अपने मॉडल को फुली डेवलप कर लेते हैं, राइट? बिकॉज वी हैव फाउंड आउट दैट कि नाइव बेस एल्गोरिथम सबसे हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है, सबसे एफिशिएंट रिजल्ट दे रहा है, राइट? तो इस स्टेज में हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा मॉडल सबसे एफिशिएंट है बाय टेस्टिंग द मॉडल विद द टेस्टिंग डेटा, राइट? नाउ उसके बाद होती है नेक्स्ट स्टेज डिप्लॉयमेंट की। अपने मॉडल को फुली डिजाइन करने के बाद इस स्टेज में हम अपने मॉडल को यूजर को हैंड ओवर कर देते हैं। तो जिस भी रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के लिए आपने अपना मॉडल डिजाइन किया है, वहां पर आप अपने मॉडल को इंटीग्रेट कर देते हो, right? So these are the 6 stages of AI project cycle. But all of these 6 stages are cyclic, which means that कि AI engineers का काम डिप्लॉयमेंट स्टेज के बाद खत्म नहीं हो जाता है। उनको अपने मॉडल के डिप्लॉयमेंट के बाद भी अपने मॉडल को रेगुलरली मॉनिटर करना होता है।
कि कहीं मॉडल में कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत तो नहीं है, या फिर कोई एरर तो ओकर नहीं हो गया है जिसको रिजोल्व करना होता है उन्हें, राइट। दोनों ही केसेस में एआई इंजीनियर्स हैव टू गो थ्रू ऑल द 6 स्टेजेस अगेन। अगर हम ईमेल स्पैम डिटेक्शन का ही एग्जांपल ले, से आफ्टर फ्यू मंथ्स यूजर कंप्लेन करने लगे हैं कि कोई नया स्पैम है जो उनके इनबॉक्स में रिसीव हो रहा है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट मेल जो है उनका स्पैम फोल्डर के अंदर कलेक्ट हो रहा है, इनबॉक्स में भी रिसीव नहीं कर पा रहे, राइट। नाउ दोनों ही केस में एआई इंजीनियर्स को प्रॉब्लम को अगेन स्कोप करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करके यूजर से कि प्रॉब्लम क्या है, राइट। एंड देन उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करोगे कि किस टाइप का जो स्पैम ईमेल है वो उनके इनबॉक्स में रिसीव हो रहा है, या फिर किस टाइप के इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो स्पैम फोल्डर के अंदर कलेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो उससे रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, अगेन डाटा को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्या रीजन है, किस वजह से जो स्पैम है वो इनबॉक्स में रिसीव हो रहा है, या फिर इंपॉर्टेंट मेल है वो स्पैम फोल्डर के अंदर रिसीव हो रहे हैं, राइट। सो उस डाटा को एक्सप्लोर करके फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उस ईमेल के अंदर जो टेक्स्ट है उसके पैटर्न्स क्या है, राइट। देन अगेन दे हैव टू रीमॉडल their existing model and reevaluate it and then redeploy the same model to the users, right. So these are the 6 stages of AI project cycle. Now let's see the session 2, introduction to AI domains. Now if you remember, जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है, जितनी भी एआई मशीन्स हैं, उनको हम इंटेलिजेंट बनाते हैं थ्रू ट्रेनिंग। हम डेटा से मशीन्स को ट्रेन करते हैं, और जिस डेटा से हम मशीन को ट्रेन करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा हम अपने एआई मॉडल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज स्टैटिस्टिकल डेटा, जिसे हम डेटा साइंस डोमेन भी कहते हैं। तो इस डोमेन के अंदर हम एआई मॉडल्स को स्टैटिस्टिकल डेटा से ट्रेन करते हैं। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल डेटा से मतलब है ऐसा डेटा जिसे आप कलेक्ट कर सको, ऑर्गेनाइज कर सको इन सम स्पेसिफिक फॉर्मेट, और उसके बाद उस डेटा को एनालाइज कर सको यूजिंग स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। एंड द सेकंड डोमेन, और वी कैन से सेकंड कैटेगरी, इज कंप्यूटर विजन, जिसके अंदर हम अपने एआई मॉडल्स को विजुअल डेटा से ट्रेन करते हैं। इस विजुअल डेटा में इमेज, पिक्चर्स, वीडियोस, ये सब इंक्लूड होता है। एंड द थर्ड डोमेन इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे हम एनएलपी डोमेन भी कहते हैं। इसके अंदर हम अपनी एआई मॉडल्स को ह्यूमन लैंग्वेज से ट्रेन करते हैं, यानी ऐसा डेटा जो टेक्स्ट फॉर्म में हो या फिर ऑडियो फॉर्म में हो, जिसके अंदर ह्यूमन लैंग्वेज का यूज हुआ हो, राइट। सो दीज आर द 3 डोमेन्स ऑफ एआई। नाउ इन तीनों डोमेन्स को वन बाय वन विद एग्जांपल्स समझते हैं। सो फर्स्ट डोमेन इज स्टैटिस्टिकल डेटा डोमेन। नाउ इस डोमेन में डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है इन सम स्पेसिफिक फॉर्मेट, देन उसके बाद उस डेटा को एनालाइज किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है यूजिंग स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। इन स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में ग्राफिकल फंक्शंस भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर हम डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके भी एक्सप्लोर करते हैं, राइट। सो डाटा को एक्सप्लोर करके उस डाटा में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, देन वो इंफॉर्मेशन यूज की जाती है इन डिसीजन मेकिंग, राइट। इफ यू सी सम एग्जांपल, फर्स्ट इज प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स। यू कैन सी जितनी भी प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स है, इन वेबसाइट्स में डिफरेंट सेलर्स सेम प्रोडक्ट के क्या प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं, और कौन सी वेबसाइट पे कौन सा सेलर सबसे बेस्ट डील प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सो ये वेबसाइट्स आपको बेस्ट डील ऑफर करने में हेल्प करती है, राइट। सो अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ कौन सा स्टैटिस्टिकल डाटा ये वेबसाइट्स यूज करके हमें बताती है कि ये पर्टिकुलर सेलर हमें बेस्ट डील दे रहा है। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल डाटा में प्रोडक्ट आईडी, सेलर नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट के फीचर्स, कस्टमर रिव्यूज, ये सारा डाटा यूज किया जाता है एनालाइज करने में। देन ये वेबसाइट्स हमें बताती हैं कि कौन सा सेलर हमें बेस्ट डील प्रोवाइड कर रहा है, राइट। इन द सेम वे अगर हम हेल्थ केयर फील्ड में देखें, डिजीज को प्रेडिक्ट करने में स्टैटिस्टिकल डाटा यूज होता है। जैसे हमें पेशेंट के बारे में बताना है, इस केस में अगर हम स्टैटिस्टिकल डाटा देखें तो इसमें पेशेंट का नाम, उसकी एज, वेट कितना है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसका शुगर लेवल क्या है, उसके कोई पास्ट डिजीज हिस्ट्री तो नहीं है। सो इस टाइप का सारा डाटा एनालाइज किया जाता है प्रेडिक्शन में। से एक पेशेंट का जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो एनालाइज किया और पता चला उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो 130 से अबव है, राइट। और उसका जो बॉडी मास इंडेक्स है
वो भी 30 से अबव है, और ये दोनों कंडीशन शो करती है कि उसको डायबिटीज होने का सबसे ज्यादा रिस्क है। राइट, सो यहाँ पर प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि दिस पेशेंट इज हाई रिस्क इन डायबिटीज, राइट। एंड नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइनेंस सेक्टर में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। नाउ फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए भी वी हैव टू एनालाइज द डाटा। तो इसमें स्टैटिस्टिकल डाटा क्या हो सकता है, इसमें कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, कौन सी लोकेशन से हुआ है, किस टाइम पर हुआ है, यूजर की जो स्पेंडिंग हैबिट है वो क्या है। राइट, तो ये सारा डाटा एनालाइज करके फ्रॉड डिटेक्ट किया जाता है कि से अगर किसी भी स्ट्रेंज लोकेशन से ट्रांसफर हो रहा है पैसा, या बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्रांसफर हो रहा है जो यूजर का नॉर्मल हैबिट नहीं है ट्रांसफर करने की। राइट, सो इस टाइप के जो वियर्ड पैटर्न्स हैं वो हेल्प करते हैं फ्रॉड डिटेक्शन में, राइट। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज रिकमेंडेशन सिस्टम। यू ऑल नो अबाउट दैट कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स में हम डाटा का यूज करते हैं, डाटा को एनालाइज किया जाता है, राइट। सो रिकमेंडेशन सिस्टम्स में से नेटफ्लिक्स या यूट्यूब रिकमेंडेशन में क्या होता है, स्टैटिस्टिकल डाटा। तो यहाँ पर जो वीडियो या फिर मूवी है वो स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है। स्टैटिस्टिकल डाटा जो यहाँ पर यूज होता है वो होता है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल क्या है, किस कैटेगरी की वो वीडियो है, कोई कॉमेडी से रिलेटेड है, कोई हॉरर वीडियो है, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड है, राइट। सो किस कैटेगरी की वीडियो है, कितनी लंबी वीडियो है, कितने रिव्यूज उसे मिले हैं, कितने कमेंट्स या लाइक्स उसे मिले हैं, कितनी देर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट। सो इस टाइप का सारा डाटा एनालाइज किया जाता है रिकमेंडेशन सिस्टम्स में, राइट। सो दिस इज द स्टैटिस्टिकल डोमेन। नाउ द नेक्स्ट डोमेन इज कंप्यूटर विजन डोमेन। इस डोमेन के थ्रू हम अपनी एआई मशीन्स को आईज देते हैं, दे कैन सी एंड अंडरस्टैंड द विजुअल डेटा, राइट। उस विजुअल डेटा को अंडरस्टैंड करके एनालाइज करके द मॉडल विल गिव अस यूजफुल इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लिए जा सकते हैं, उसको प्रेडिक्शन पर्पस में यूज किया जा सकता है। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो एग्रीकल्चर फील्ड में अगर आपने कभी किसी फार्मर को नोटिस किया है या फिर कहीं देखा है, तो फार्मर आजकल ड्रोन का यूज करते हैं, ड्रोन उनकी फील्ड में फ्लाई करते हैं। तो वो ड्रोन बेसिकली क्या कर रहे हैं, उनकी फील्ड की पिक्चर्स ले रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं ना। वो पिक्चर्स एंड वीडियोस एआई ऐप यूज करती है। हो सकता है एआई ऐप उस ड्रोन के अंदर ही इनबिल्ट हो, अगर ड्रोन में ऑनबोर्ड प्रोसेसर है, या फिर ड्रोन या एआई ऐप दोनों सर्वर से कनेक्टेड हो और सर्वर से एआई ऐप पिक्चर्स लेकर देन उन पिक्चर्स एंड वीडियोस को एनालाइज करके एआई ऐप बताती है कि फार्मर की फील्ड में कौन सा एरिया है जहां पर डिजीज स्प्रेड हो रहा है, या फिर कौन से एरिया के प्लांट्स हैं जो पेस्ट से इन्फेक्टेड हैं, या फिर ये भी बता सकती है कि उसकी जो फील्ड है उसमें टोटल कितने फ्रूट्स हैं, या फिर उसकी फील्ड में सॉइल में किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी तो नहीं है, राइट। सो ये सारी प्रिडिक्शंस एआई ऐप कर रही है बाय एनालाइजिंग द images or the videos of the field or the crops, right? सो एग्रीकल्चर फील्ड में कंप्यूटर विजन की हेल्प से एआई मॉडल क्रॉप को मॉनिटर करते हैं, पेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, यील्ड एस्टिमेट कर सकते हैं, राइट। और ये सब इमेजेस एंड वीडियोस को एनालाइज करके किया जाता है, राइट। और ये इमेज एंड वीडियोस ड्रोन के थ्रू, जिनके अंदर इनबिल्ट कैमरा होते हैं, उनके थ्रू कैप्चर की जा सकती हैं, या फिर सैटेलाइट के थ्रू कैप्चर्ड इमेजेस एंड वीडियोस को भी एआई मॉडल यूज कर सकते हैं, राइट। सो इसके थ्रू फार्मर्स अपनी क्रॉप की हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। Now the next example is surveillance system. If you have ever noticed public places पर रेलवेज में, एयरपोर्ट्स पर, हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहाँ बिल्डिंग्स में सर्विलेंस सिस्टम्स लगे रहते हैं, और ये सर्विलेंस सिस्टम इन सभी प्लेसेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं। और जब भी कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, तो ये सिस्टम्स जो भी सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं उनको अलर्ट मैसेजेस सेंड करते हैं, एंड देन दे टेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली। और ये सर्विलेंस सिस्टम किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को, कोई मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना है, किसी व्हीकल या किसी पर्सन को ट्रैक करना है, कोई ऑब्जेक्ट लाइक कोई वेपन को आइडेंटिफाई करना है, राइट। सो दे आर कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग एनी सस्पिशियस बिहेवियर। जैसे अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें, जितनी भी ट्रैफिक लाइट्स हैं वहाँ सर्विलेंस सिस्टम लगे रहते हैं, और जब भी कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, जैसे एक पर्सन है रेड लाइट होने के बाद भी रेड लाइट को क्रॉस कर रहा है, तो आपने देखा होगा ऐसे पर्सन के घर पे ई चालान पहुंच जाता है। तो ये ई चालान कैसे पहुंचता है, जब वो रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो इस अनयूजुअल एक्टिविटी को ये सर्विलेंस सिस्टम कैप्चर करते हैं, उस पर्सन के व्हीकल की जो नंबर प्लेट है
उसकी पिक्चर इमेज कैप्चर की जाती है एंड देन फिर ई चालान जनरेट करके उस नंबर प्लेट से जो भी अटैच्ड एड्रेस है उस एड्रेस पे वो ई चालान भेजा जाता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज सेल्फ ड्राइविंग कार्स। यू कैन सी सेल्फ ड्राइविंग कार्स में व्हीकल्स में भी ऑब्जेक्ट है उनको आइडेंटिफाई करने में कंप्यूटर विजन हेल्प करता है एंड मेडिकल इमेजिंग में सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, इन सभी विजुअल डाटा को एनालाइज करने में कंप्यूटर विजन हेल्प करता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट डोमेन इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इस डोमेन में हम मशीन्स को ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना सिखाते हैं। वो ह्यूमन लैंग्वेज रिटन फॉर्म में हो सकती है और स्पोकन फॉर्म में भी हो सकती है। मशीन्स उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है एंड देन उस लैंग्वेज में रिस्पॉन्स भी कर सकती है। इफ यू सी इट्स एग्जांपल्स, जैसे कि ईमेल फिल्टर्स है, तो ईमेल फिल्टर्स में आपने देखा होगा कोई भी ईमेल अपने आप ही स्पैम फोल्डर में रिसीव हो जाता है और जो इंपॉर्टेंट ईमेल्स होते हैं इनबॉक्स में रिसीव होते हैं। तो ये जो फिल्ट्रेशन होता है ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्ट जो ईमेल में यूज हुआ है। तो ईमेल के अंदर जो टेक्स्ट है वो एक ह्यूमन लैंग्वेज ही तो है, राइट। सो यहाँ पर उस ह्यूमन लैंग्वेज को समझ के डिसाइड किया जा रहा है कि इस ईमेल के अंदर स्पैम है या नहीं है, राइट। उसके बेसिस पे फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर एनएलपी डोमेन में वर्क हुआ है। नेक्स्ट इज मशीन ट्रांसलेशन। इसके अंदर भी एनएलपी डोमेन पे वर्क किया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे मॉडल्स तैयार किए जाते हैं जिसमें मशीन्स एक लैंग्वेज को समझकर दूसरी लैंग्वेज में टेक्स्ट को जनरेट कर सकती है। यू ऑल हैव यूज्ड द गूगल ट्रांसलेट, राइट। सो यहाँ पर मॉडल्स लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं एंड देन उसी के इक्विवेलेंट वो दूसरी लैंग्वेज में टेक्स्ट को जनरेट करते हैं। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस में एनएलपी मशीन्स को ट्रेन किया जाता है टू फाइंड द इमोशंस दैट इज हिडन इन द टेक्स्ट, कि लैंग्वेज के अंदर कौन सी टोन और कौन से इमोशन में बात की गई है, वेदर इट इज हैप्पी, सैड, एंग्री। तो जितनी भी प्रोडक्ट कंपनीज है और सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सभी सेंटिमेंटल एनालिसिस का यूज करती हैं। कस्टमर रिव्यूज के अंदर कौन से सेंटिमेंट्स छुपे हुए हैं, क्या कस्टमर्स उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंग भी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इंप्रूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज वॉइस असिस्टेंट्स। यू ऑल हैव यूज्ड वॉइस असिस्टेंट्स। तो ये सभी वॉइस असिस्टेंट्स हमारी कमांड्स पर वर्क करते हैं, तो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, हमारी लैंग्वेज में हमें रिस्पॉन्स देते हैं, राइट। राइट। सो इन वॉइस असिस्टेंट्स को भी एनएलपी डोमेन में ट्रेन किया गया है, इनको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, उसमें रिस्पॉन्स करना सिखाया गया है, राइट। सो दीज आर द 3 डोमेन्स